inviting me as a guest lecturer in this session. अब मुझे जो टॉपिक दिया गया था कि जो बच्चे आजकल नीट करने के बाद जो है नीट में जो का स्कोरिंग होता है और किसी कारण से उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर और क्या क्या ऐसे स्कोप हैं उनके लिए, क्या ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी है या करियर है जिसमें कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के संबंध में मेरी तिवारी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इसके आयुर्वेद का आजकल काफी ज्यादा प्रचार प्रसार है। तो आयुर्वेद के अतिरिक्त और भी ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें कि बच्चे जा सकते हैं। मुख्य रूप से मुझे बताया गया था कि आयुर्वेद के ऊपर ही फोकस करना है। तो आयुर्वेद में क्या स्कोप है, इसके क्या फ्यूचर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसी के संबंध में आज का ये हमारा प्रेजेंटेशन है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए, जो बच्चे जो हैं नीट करते हैं, नीट करने के बाद किसी कारणवश जो एक एमबीबीएस का कट ऑफ आता है वहां पर वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, काफी ज्यादा फैमिली का प्रेशर होता है, और एक तरह से सोशल जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनके साथ थोड़ा सा जो है उनका कंपेरिजन होने लगता है। लेकिन ये सब जनरली हर बच्चे फेस करते हैं। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हमें नहीं मानना चाहिए कि हमारा करियर जो है वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। जैसे मैं एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मैं एक बार गया था सीडीएस का इंटरव्यू देने के लिए। तो वहां पर जो है ये बताया गया कि इसमें जो है आपको सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। और ये मुझे वहां बताया गया था कि इसमें एपीजे अब्दुल कलाम और हमारे जो आज के सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, वो भी आए थे यहाँ इंटरव्यू देने। लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आज वो अपने जीवन में काफी आगे बढ़े। तो मैं फर्दर 4 डेज वहां पर रहा था इंटरव्यू के लिए। फाइनली हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एज ए कैरियर उसको मैंने नहीं चुना, और आज देखिए मैं कहाँ पर हूँ। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि सभी का नीट में सिलेक्शन हो जाए, और सभी मेहनत करते हैं लेकिन किसी कारणवश जो है या कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण जो एक कट ऑफ आता है उससे 2-3 नंबर कम जो है, या कुछ और कमी रह जाती है किसी प्रिपरेशन में, जिसके कारण बच्चे जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस एमबीबीएस के अलावे भी जो है ऐसे बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं जिसमें कि हम एडमिशन ले करके और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ मैंने कलेक्शन किया है। जैसे अगर हम ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें तो उसमें आपको बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बी फार्मा। उसके बाद से फिर आपको बीएससी एग्रीकल्चर, उसी तरह से फिर आपको बीएससी नर्सिंग होता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीडीएस हो सकता है, फिर डिप्लोमा इन योगा हो सकता है, बीएससी नर्सिंग इन वेटनरी साइंसेज हो सकता है, बीपीटी हो सकता है, बैचलर इन फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि हम लोग एक सिंपल ग्रेजुएशन जो हम लोग करते हैं जनरली आईएससी, या फिर आईए करने के बाद बीए या फिर बीएससी करते हैं, उससे जो है ये कोर्सेज जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। इसको की करने के बाद हमें घर बैठने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं हमें जॉब जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इस कारण से अगर किसी कारणवश नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम इन जिसमें से भी किसी बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट हो, उस अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है इन किसी भी कोर्स में जो है एडमिशन लेकर के और अपने करियर को जो है एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट सर प्लीज। अब इसमें देखिए मैंने कुछ को बताया था अभी आपको। जैसे बीएमएस बताया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएसएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये थोड़ा सा एक नया है, वर्ड आया इसमें, सिद्धा आया है, इसको आगे हम बताएंगे। फिर बीयूएमएस आया, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज। तो ये सभी जो है ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं जो कि जो बच्चा भी पीसीबी से है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम से है, वो इसमें इजिली एडमिशन ले सकते हैं। एक तो इसमें आपको बीएमएस, बीएचएमएस, और उसके बाद से बीएसएमएस, बीयूएमएस, और बीवीएससी, और अब तो फिजियोथेरेपी, और जो आपको बीडीएस है, इन सभी में नीट के काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है। अदर देन नीट नहीं होता है। जो नीट में आपका रैंकिंग आता है उसी के आधार पर जो है आपको, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, एक कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ पे जो है इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन बिना नीट दिए एग्जाम इस इन कोर्सेज में एडमिशन आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो
तो देखिए, हम मेनली जो है आयुर्वेद के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद और एमबीबीएस में जो है दोनों के कोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें काफी सिमिलरिटी है। तो इस कारण से मेनली मेरा जो फोकस रहेगा आज के इस प्रेजेंटेशन में, आयुर्वेद के ऊपर ही रहेगा। और चूंकि मैं आयुर्वेद से ही संबंध भी रखता हूं, तो इस कारण से जो है थोड़ा सा हम लोग सिमिलरिटी देखें। क्या सिमिलरिटी है एमबीबीएस और बीएमएस में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में? तो एक तो सबसे पहला हो गया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट। दोनों का उद्देश्य क्या है कि पेशेंट जो है, हमारे जो रोगी है, मरीज है, वो लाभान्वित हो। दूसरा जो है परफॉर्म सर्जरी। एमबीबीएस वाले जो है एमबीबीएस करने के बाद एमएस करते हैं, फिर आपको सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से हमारे आयुर्वेद में भी जो है, हम जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ भी जो एमएस का कोर्स होता है, मास्टर ऑफ सर्जरी का, उसको करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट ब्रांचेज में जो है सर्जरी का परमिशन दे दिया है, तो हम लोग अब सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद से यदि और इक्वलिटी देखें तो इक्वल पे स्केल। आज एमबीबीएस और आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इवन 1 रुपीज का भी डिफरेंस नहीं है पे स्केल के मामले में देखें। एक्सेप्टेंस आज के जो हमारा समाज है उसमें दोनों का बराबर का एक्सेप्टेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। और रिकॉग्नाइजेशन भी जो है दोनों की सेम है। डिफरेंस क्या है? ये तो सिमिलरिटी हो गई। अब आयुर्वेद का और एमबीबीएस में डिफरेंस क्या है? तो यदि हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो इससे हमें वेद का भी नॉलेज होता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और जो एमबीबीएस का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दोनों में काफी अंतर है। हम लोग बेसिकली जो है वो त्रिदोष के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके अंतर्गत की वात पित्त और कफ आते हैं। और जो हमारा डायग्नोसिस पैटर्न है वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुख्य रूप से जो है हमारे यहाँ चतुर्विध परीक्षा बतलाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति और आप्तोपदेश आते हैं, जिसके आधार पर जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका हम परीक्षण करते हैं। उसके अलावा और भी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के टूल्स हैं, जिसमें कि हम 10वीं परीक्षा है, 8वीं परीक्षा है, तो ये सभी जो है हम लोग उसको टूल्स को अपने प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद इफेक्टिवनेस इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि काफी इफेक्टिव है। लिस्ट साइड इफेक्ट, हाँ, आयुर्वेद के बारे में ये सबसे जरूरी इसका मजबूत पक्ष है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसकी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो कि हम मॉडर्न की जो भी दवाएं खाते हैं उसका कुछ ना कुछ जो है साइड इफेक्ट होता है। जैसे एक सिंपल सा एनालिजेसिक को ही ले लें, जो पेन किलर्स होते हैं उनका लीवर और किडनी के ऊपर काफी एडवर्स इफेक्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है दवाओं का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और देखा जाए तो आजकल ये इजिली अवेलेबल है। हर जगह गांव ब्लॉक स्तर तक पे जो है आयुर्वेद की पहुंच हो गई है। तो इस कारण से जो है एक ये भी इसका बहुत बड़ा पक्ष है। और आयुर्वेदा वर्क्स ऑन कॉज एंड एलोपैथी वर्क्स ऑन सिम्टम्स, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कि एलोपैथी जो है वो सिम्टम्स के ऊपर, जैसे कि हम किसी पेशेंट जाते हैं किसी एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास और कहते हैं कि फीवर है, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर कम करने के लिए दवा दे देता है। या फिर बोलेंगे कि बॉडी में पेन हो रहा है तो एक पेन किलर दे देगा आपको। तो इस तरह से जो हम सिम्टम्स बताते हैं उस सिम्टम्स की एक दवा जो है दे दी जाती है, साथ में आपको एक गैस से रिलेटेड कोई भी पेंटापाराजोल या फिर एवेप्राजोल, इस तरह की एक दवा दे दी जाती है और ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो मुख्य रूप से उसके कॉज, जिसके कारण रोग की उत्पत्ति हुई है, वो रोग क्यों उत्पन्न हुआ, उसका मेन रूट कॉज क्या है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करके और उसका इलाज करते हैं। यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो वो किस दोष के कारण हुआ है, वात के कारण हुआ है, पित्त के कारण हुआ है, या फिर कफ के कारण हुआ है, या फिर उसमें कौन से धातु का इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ 7 धातु का कंसेप्ट बताया गया है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इसमें से कौन सा धातु उसमें इन्वॉल्व है। तो एक जो है दोष सदृश समूर्छना को देखते हुए जो है कि कौन सा दोष किस दोष के साथ मिल करके और उस रोग को उत्पन्न किया है, जब इसके ऊपर हम बिल्कुल सूक्ष्मता से विचार कर लेते हैं, तब जाकर के जो है हम रोग का ट्रीटमेंट करते हैं। तो केवल हम सिम्टम्स आधारित ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि उसका जो रूट कॉज है उसको हम दूर करते हैं, जिसके कि वो व्याधि पुनः उत्पन्न नहीं हो। हमारा मेन उद्देश्य यही है। और हमारा जो आयुर्वेद है उसका सबसे पहला जो हम उद्देश्य पढ़ते हैं उसमें हम लोग कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमन। हमारे यहाँ सबसे पहले जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बतलाया गया है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो उसको हम स्वस्थ बनाए रखें, सबसे पहले इस उपायों पर विचार किया गया है। और उसके बाद भी यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तब उस रोग को हम दूर कैसे करेंगे, इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज बताई गई है, उनका क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये रोग उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए जो है हमारे आयुर्वेद, जो हमारे विभिन्न टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, उसमें आपको दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक किन किन कार्यों को हमें करना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। ऋतुओं के अनुसार हमारा क्या भोजन होना चाहिए,
हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा समाज के प्रति क्या आचरण होना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो है वो बताई गई हैं। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का आहार का सेवन करना चाहिए, आहार में किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, इन सभी चीजों का वर्णन बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। तो ये जो है एक तरह से बेसिक डिफरेंस है हमारे आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी हमने इसको बताया आपको, एक तरह से देखिए कंपैरिजन इसको करते हैं। तो इसमें जो है देखिए पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में देखें तो आयुर्वेदा वेलनेस इज अ कंप्लीट पैकेज, नॉट अ स्कैटर्ड इशू। देयर कैन नॉट बी लेस देन क्योर इन एनी केसेस। और दूसरा बताया डन बाय यूज ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड फोकस ऑन बीइंग हेल्दी, अपरूटिंग द कॉज ऑफ ए डिजीज एंड बिलीव्स इन क्योर फॉर एवरी ट्रीटमेंट। देखिए इसको हम सिंपल सा भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे एक स्वास्थ्य को हम लेकर के चलते हैं तो डब्ल्यूएचओ ने क्या डिफिनेशन बताया, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और अफर्निटी। मतलब डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि केवल एक आपको फिजिकल, मेंटल और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वस्थ नहीं है, बल्कि जब तक हम सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक उस व्यक्ति को स्वस्थ की हम संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे यहाँ 5000 साल पहले का है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है सम दोषा समांग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। तो ये जो है आपको इसी को लेकर के आचार्य आप डब्ल्यूएचओ का देखिएगा, वहां पर ही आचार्य सुश्रुत का ही डिफिनेशन लिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने जो स्वस्थ की परिभाषा बताई कि शम दोष समांगी शम धातु मल क्रिया, और जो लास्ट लाइन है उसमें प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। तो इसको जो है बाद में, पहले जो डब्ल्यूएचओ का डिफिनेशन था वो कुछ और था, जब उसको करेक्शन किया गया तो लास्ट की जो लाइन थी आचार्य सुश्रुत की, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि, इसको जो है फिर डब्ल्यूएचओ ने अपने डिफिनेशन में शामिल किया, और तब जाकर के जो है ये डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन जो है कंप्लीट हुई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद है ये काफी ही एक तो प्रकृति चिकित्सा है, प्रकृति से बिल्कुल, प्रकृति से जो चीजें अवेलेबल है उन्हीं को लेकर के और हम चिकित्सा करते हैं। तो इस तरह से जो है एक तरह से देखें तो ये हमारा बेसिक जो है वो कंपेरिजन है। नेक्स्ट पॉइंट सर। अब देखिए ये जो है जो आयुर्वेद का सिलेबस है जो, और एमबीबीएस का सिलेबस है, उसको एक मैंने छोटे से स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया है। ये आपको एमबीबीएस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो कि एमबीबीएस करने के बाद जो है इसमें हम एमडी एमएस करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, सर्जरी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेज हैं एमबीबीएस में। और हमारे यहाँ जो है मुख्य रूप से अष्टविध चिकित्सा बतलाई गई है। हम मेनली जो है 8 प्रकार की ही चिकित्सा करते हैं, जिसमें कि आपको ये हमने एक प्लांट के माध्यम से दिखाया है। देखिए इसमें बाल चिकित्सा जिसको कि हम पेडियाट्रिक्स कहते हैं, उसके बाद से ऊर्ध्वांग चिकित्सा जिसको कि हम आईईएनटी के अंतर्गत रख सकते हैं, उसके बाद से फिर शल्य चिकित्सा है, सर्जरी, काय चिकित्सा इसको हम मेडिसिन के अंतर्गत रखते हैं, जरा चिकित्सा, और एक वृक्ष चिकित्सा भी है। जरा चिकित्सा जो है जेरियाट्रिक से संबंधित है, वृक्ष चिकित्सा जो है फर्टिलिटी से संबंधित है, और ग्रह चिकित्सा ये साइकेट्री है, और एक और है आपको अगत से संबंधित है जो कि टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित होता है। तो ये बेसिकली जो है हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो अष्टांग आयुर्वेद का कंसेप्ट है। आचार्य वाग्भट है जो कि एक रिनोर्ड स्कॉलर है आयुर्वेद के, उन्होंने इसका बहुत स्पष्ट वर्णन किया है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शैल्य दृष्टा जरा वृषान। तो ये 8 प्रकार के जो है, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, द्रंष्टा, यही जो आपको देखिए टॉक्सिकोलॉजी यहाँ पर दिया हुआ है, ये द्रंष्टा मतलब जो भी कीड़े इत्यादि हैं जिसमें जिसमें कि सर्प हो गया, बिच्छू हो गया, इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानवर है जो कि जिनके दंश से कोई यदि व्याधि उत्पन्न हो जाती है, उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो उसको हम टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जो है रखते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम आयुर्वेद के साथ साथ एक पूरा मॉडर्न का सिलेबस हमारे साथ ऐड है, जो एमबीबीएस में टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है उन चीजों को भी हम पढ़ते हैं। सर्जरी में भी सेम है, उसी तरह से आईएनटी में भी हम आयुर्वेद के जो हमारे आचार्यों ने बतलाया उसको पढ़ने के साथ साथ पूरा मॉडर्न का सिलेबस भी पढ़ते हैं। उसी तरह से काय चिकित्सा देखिए, काय चिकित्सा में जितने भी डिजीज हैं उन डिजीज का आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है और उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों को हम पढ़ते हैं। और फिर दोनों के आधार पर जो है, तो उससे क्या होता है कि एक तो हम हमारा जो बेसिक है आयुर्वेद उसको हम जान गए, उसके आधार पर हमने अपना डायग्नोसिस बनाया, साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, उसको भी हम अपने ध्यान में रखते हुए तब एक हम फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसके कारण जो है हम किसी व्याधि की चिकित्सा
कर पाते हैं। तो ये हमारा अष्टांग आयुर्वेद है, और ये आपको एमबीबीएस करने के बाद जो डिफरेंट ब्रांचेज में हम एमडी या एमएस करते हैं, तो उसका हमने एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का कोशिश किया। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम आते हैं कि आयुर्वेद है क्या। तो बहुत संक्षिप्त में बतलाएंगे कि आयुर्वेद जो है मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना है, आयु और वेद। तो आयु मतलब लाइफ और वेद मतलब नॉलेज। इसमें बेसिकली हम आयु के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने जो इसकी डिफिनीशन बताई है आयुर्वेद की, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तक्षीय त्रुक्तम आयुर्वेद शौच्यते। मतलब जहां पर हित आयु अहित आयु और हित अहित आयु के मान, मतलब उसको हम किस प्रकार मेंटेन रखें। ठीक है, हित आयु का मतलब यहाँ पर हो गया कि हमें किसी प्रकार की कोई व्याधि ना हो, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, और जो हमारा एक एवरेज लाइफ स्पैन है उसको हम बिल्कुल बिना किसी रोग के उसको हम पूरा कर सके। और अहित आयु का मतलब हो गया कि यदि कोई हमें व्याधि हो जाती है तो उसको हम अहित आयु के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसका मान क्या है, उसके लिए जो है हम यहाँ पर आयुर्वेद को पढ़ते हैं। लगभग 5,000 साल पुराना ये हमारा है। ईसा पूर्व दूसरी सदी, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि ईसा पूर्व दूसरी सदी की भी है, जैसे जो हम चरक संहिता पढ़ते हैं आयुर्वेद में, मेडिसिन की बुक है वो। तो वो जो है उसको जो मेन उसका फर्स्ट राइटर है वो ईसा पूर्व दूसरी सदी के उनको माना जाता है। तो ये एक आयुर्वेद के विषय में मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद है क्या। तो मुख्य रूप से बताया कि दो शब्दों से आयु और वेद। आयु मतलब लाइफ जीवन, और वेद मतलब नॉलेज। तो जिसमें हम जीवन के विषय में पढ़े क्या है वो, आयु के विषय में पढ़े, उसी को हम मुख्य रूप से आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट सर। अब देखिए, ये तो हो गया एक, आपको मैंने दे दिया कि क्या क्या आयुर्वेद है और इसमें क्या स्कोप है। अब देखिए, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कुछ ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट डेवलप किए हैं जहां पर कि बहुत आयुर्वेदा जो है बहुत फ्लॉरिश है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला अभी लेटेस्ट में जो है ये भी बना है, ये लगभग 4-5 साल पहले, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये न्यू दिल्ली में है। जैसे हमारा एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसी प्रकार से उसी के बिल्कुल तर्ज पर सेम डिजाइन सब कुछ सेम है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को डेवलप किया गया है, जहां पर लगभग जो है 2500 पेशेंट की ओपीडी पर डे होती है। और अभी जो है जब कोरोना हमारा फर्स्ट फेज में आया था, वहां पर कोविड सेंटर भी डेवलप किया गया था। और ये बड़े मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि वहां पर जितने भी कोविड के पेशेंट एडमिट थे, किसी का भी डेथ नहीं हुआ। सारे के सारे पेशेंट जो है वो रिकवर किए, और फुली जो है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। ऐसा नहीं कि हमने कोई उनको मॉडर्न मेडिसिन दी, पूरा कंप्लीट आयुर्वेद ट्रीटमेंट से जो है उनको ठीक किया गया है। उसी प्रकार से जो हमारा सेकंड प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसको कि हम एनआईए के नाम से भी जानते हैं, जो कि जयपुर में है। ये भी बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। उसी थर्ड नंबर पर है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। ये हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर यूजी की पढ़ाई नहीं होती है, केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। और इसमें फॉरेन के बच्चे भी आकर के जो है और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनके लिए सीट्स यहाँ पर निर्धारित है। जैसे कि श्रीलंका, सिंगापुर, मालदीव, मलेशिया, इस जो भी वहाँ के स्टूडेंट इच्छुक हों, आकर के यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है, जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहां से उन कंट्री का जो है कोलाब्रेशन है, वो आकर के और यहाँ पर जो है जो भी वहाँ का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा, वो कोर्स करने के बाद जो है यहाँ पर आकर के इस इंस्टीट्यूट से जो है वो पीजी करते हैं। एक और मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस करने के बाद जो है हमारे ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कि एमबीबीएस करने के बाद आयुर्वेद में एमबीबीएस वाले जो है वो एमएस और एमडी करते हैं। जैसे कि बीएचयू हो गया, ये जामनगर हो गया, यहाँ पर उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी गई है कि कोई यदि एमबीबीएस का छात्र जो है एमडी या एमएस करना चाहता है, तो वो इजिली आकर के जो है आयुर्वेद से एमएस और एमडी कर सकता है। नेक्स्ट वन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में है। ये भी काफी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। वहां पर इसकी एक अलग फैकल्टी है जिसको फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। एक पपरौला हिमाचल प्रदेश में है, राजीव गांधी आयुर्वेद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरौला। उसके बाद से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, वहां पर एक भारत सरकार ने जो है NEIAH, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, इसको डेवलप किया है। इसको भी अभी लेटेस्ट में जो है एक लगभग 1-1.5 महीना पहले जो हमारे आयुष के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने, उसको इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के संस्थान का दर्जा देने की घोषणा की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से आरए भी है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है। तो ये कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर जो है फेमस है।
चाहे वो आईया हो, एनआईए हो, इनका डिफरेंट फॉरेन कंट्री के साथ जो है कोलैबोरेशन है कोर्सेज के मामले में, और स्टूडेंट का भी जो है एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट सर। अब देखिए इसमें जो है पॉपुलर कोर्सेज ऑफर्ड इन प्रीमियर आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेदिक कॉलेज में जो है है उनमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिसमें कि पहला हो गया बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद से एमडी और एमएस, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी। उसके बाद पीएचडी, डिफरेंट ब्रांचेज में पीएचडी भी होती है। फिर डीएनपी है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलते हैं, जिसमें कि आपको मेडिसिन में चलता है, फिर आपको ड्रग के विषय में ऐसे कुछ है जो कि डिफरेंट जगह चले, जैसे बीएचयू में चलता है। तो कुछ ये कोर्सेज हैं जो कि डिफरेंट जो हमारे प्रीमियर आयुर्वेदिक कॉलेज हैं वो ऑफर करते हैं। और कुछ इसके बहुत साइलेंट फीचर्स भी हैं, जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ जो है हम लोग ढेर सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जिसमें कि आरओटीपी रीओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये। समय समय पर जो है हर साल डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेजों के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि जो हमारे टीचर्स हैं और जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो जाते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट टेक्निक या फिर लेटेस्ट कुछ इंफॉर्मेशन रहता है और जो उसमें जो है इसको जाकर के हम लोग शेयर करते हैं। उसी प्रकार से सीएमई होता है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ये टीचर और मेडिकल अफसर, साथ ही साथ जो हमारे एमडी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी होता है, ताकि जैसे टीचिंग में होता है कि जो डिफरेंट टीचिंग स्किल्स हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी है, तो उसको जो है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद एक आउटकम होता है, जिसको कि हम डिफरेंट जो भी मार्क्स है उसमें 30 पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वो डिफरेंट अपने अपने आयुर्वेदिक कॉलेजों में जाकर के और उसके विषय में फिर वहाँ का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या फिर जो एमडी स्कॉलर हैं उनको फिर उसके विषय में बताते हैं। इसी प्रकार से डिफरेंट ई लर्निंग कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपको राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से, और जो हमारा अभी NCSIM जो बना है, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग बना है, तो उसके द्वारा जो है डिफरेंट ई लर्निंग कोर्सेज भी चलते हैं, और 2 दिन 3 दिन के इस तरह के जो है करते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, जो भी फैकल्टी है गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट के आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं या फिर जो प्राइवेट में आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, वहाँ पर काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और आजकल जैसे आप लोगों ने जो हमारे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो इसके विषय में 2 नीचे के वर्ड जो है NABH और NAC। तो NAC तो आई थिंक जानते होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कॉलेजों में भी इसका एक्रीडिटेशन होता है, लेकिन NABH जो है पहले केवल मॉडर्न के जो हॉस्पिटल थे उन्हीं के लिए था, नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। ये ये जो एक तरह का एक्रीडिशन है, जिसको कि मिलने के बाद जो डिफरेंट हमारे बीमा पॉलिसी कंपनियां हैं वो उससे भुगतान करती हैं। NABH अगर किसी हॉस्पिटल को मिल जाता है, तो आजकल जो आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल है उनको भी ये अपना वो रजिस्ट्रेशन करा कर और इसको आवंटित किया जाने लगा है। उसी प्रकार से NAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन बोर्ड। तो ये जो है इसको हमारे बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेज है जो कि NAC एग्रीगेटेड हो चुके हैं, जैसे हमारा NIA है वो भी NAC एग्रीगेटेड हो गया है और उसको NABH भी एक्रीडेशन मिल गया है। तो इससे क्या होता है कि और ज्यादा फंड जो है हमारे कॉलेजों को मिलता है, जिससे कि वो अपने जो भी उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सके, या फिर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें कि हम जो इनोवेशन हो रहे हैं या फिर जो कुछ इस तरह के रिसर्च वर्क हो रहे हैं, उसके लिए और ज्यादा जो है सरकार के द्वारा हमें फंड अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। अब है स्पेशलाइजेशन इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में हम किन किन सब्जेक्ट में जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखिए आयुर्वेद में ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएमएस करने के बाद जो है मुख्य रूप से 2 ही डिग्री दी जाती है, एक एमडी और दूसरा एमएस। ठीक है, और इसके जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि हम अपना करियर को फ्लोरिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। और ये इसमें सर एक मैंने वो बनाया था सर स्लाइड, वो जिसमें कि डिफरेंट जो हमारे 14 ब्रांच है सर वो था। हाँ ये हाँ इसे होल्ड कीजिएगा सर। तो ये देखिए हमारे यहाँ जो है जो भी आयुर्वेदिक कॉलेज है वहां पर ये 14 ब्रांचेज में जो है आपको कोर्सेज चलती हैं, या फिर फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक जो है क्लासेज चलती हैं। जैसे एमबीबीएस में आप लोग सभी जानते होंगे जो कोर्सेज हैं वो कितने साल की होती है, 4.5 years एंड 1 year का इंटर्नशिप होता है। उसी प्रकार से जो हमारा बीएमएस का कोर्स है, आयुर्वेद का कोर्स है, वो ही 4.5 years का होता है, और उसमें जो है 1 year की इंटर्नशिप होती है। तो 4.5 years में जो है जो फर्स्ट ईयर होता है वो 1 year का होता है,
सेकेंड ईयर भी 1 ईयर्स का होता है, थर्ड ईयर भी 1 ईयर्स का होता है, जो फोर्थ ईयर होता है वो 1.5 ईयर्स का होता है। तो ये जो है आपको इन 4.5 सालों में मुख्य रूप से इन 14 डिपार्टमेंट में क्लासेस चलती हैं, जिसमें कि आपको काय चिकित्सा, पंचकर्मा, श्वस्तवित्त, शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र, उसके बाद से स्त्री एवं प्रसूति रोग, रोग निदान, रस शास्त्र, भेषज कल्पना, कौमारभृत, द्रव्य गुण, आयुर्वेद संहिता सिद्धांत, उसके बाद से फिर शरीर रचना, क्रिया शरीर और अगत तंत्र। ये जो है 14 डिपार्टमेंट, और इन्हीं 14 डिपार्टमेंट में जो है हम एमडी और एमएस भी करते हैं। तो इसमें एमडी के लिए, एमएस के लिए 2 ही है, 3 है। एक शल्य तंत्र जिसको कि हम आईएनटी कह सकते हैं, दूसरा जो है वो सर्जरी जिसको कि हम लोग शल्य तंत्र कहते हैं, और तीसरा जो है स्त्री एवं प्रसूति, ठीक है, जिसको कि गायनोकोलॉजी कहते हैं, गायनी ऑप्स। तो ये 3 में जो है हम लोग एमएस की डिग्री दी जाती है आयुर्वेद में, और बाकी जितने हैं सभी में जो है एमडी की डिग्री दी जाती है। तो इसको एक मैं मॉडर्न के साथ थोड़ा सा कोरिलेशन करके आपको बता देता हूँ। जैसे काय चिकित्सा, इसमें बेसिकली जो है मेडिसिन के विषय में बताया जाता है, जो भी हम डिजीज रहते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन कौन से दवाओं का हम प्रयोग करेंगे, वो इसके अंतर्गत इसको मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। पंचकर्मा एक तरह का रिजुविनेशन थेरेपी है, ठीक है, जिसमें कि आजकल केरल वगैरह में देखिए इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, और कई ऐसे सेंटर पंचकर्मा के जो साल साल भर तक बुक है पंचकर्म के लिए, और काफी सारे फॉरेनर जो है इस पंचकर्म को कराने के लिए आते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्रियाएं की जाती है, इसमें कि वमन, विरेचन, आपको बस्ती, जिसमें कि 2 टाइप्स होते हैं, अनुवासन और एक होता है शिरो विरेचन। ये मुख्य रूप से 5 क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन अगर आपको एक सामान्य भाषा में बताएं तो आजकल जो स्नेहन और स्वेदन, मसाज, और एक तरह से जो एक स्वेटिंग के लिए जो सेकाई की जाती है डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स की, तो वो है जो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आज देखते हैं स्वस्थवृत्त। तो स्वस्थवृत्त तो जो है ये आपको बेसिकली हाइजीन है, ठीक है, जिसको कि इसके अंतर्गत जो है हम किस प्रकार स्वस्थ रहे और इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसी के अंतर्गत जो है योगा भी आता है। हमारा योग जो है वो इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत है। नेक्स्ट है शल्य तंत्र, पूरी सर्जरी जो है इसके अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद शलाक्य तंत्र है, पूरा आईएनटी इसके अंतर्गत आता है। प्रसूति और स्त्री रोग, गायनी और ऑप्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, पूरा पैथोलॉजी, ठीक है, कोई डिजीज कैसे उत्पन्न हुआ, उसका क्या कॉज था, उसके क्या सिम्टम्स है, ये सारी उसकी क्या पैथोजेनेसिस है, ये सारी चीजें जो है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना। अब सिंपल सी बात है कि यदि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, तो उन दवाओं को बनाने भी आना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत जो है डिफरेंट आयुर्वेद में जो मेडिसिन बतलाई गई हैं उनका हम मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार उसको हम बना सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग जो है हमें सेकेंड ईयर में दी जाती है। उसके बाद एक कौमारभृत, पूरा पेडियाट्रिक्स जो है इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसको कि बाल रोग कहते हैं। जो भी उनसे संबंधित, बच्चों से संबंधित व्याधियां हैं उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे, तो वो सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है द्रव्य गुण, पूरा मेटेरिया मेडिका, आयुर्वेद में जितने प्लांट्स बताए गए हैं वो सारे प्लांट्स की जानकारी जो है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट है आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत। ये जो है हमारा आयुर्वेद का सबसे मूल चीज है, ठीक है। जो भी आप लोग शायद इसमें डिफरेंट जो बच्चे जुड़े हैं वो जानते होंगे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये सारे बुक्स जो है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। जो आयुर्वेद का मूल है, जिसको कि हम उसी से निकल कर ये सारे बने हैं, काय चिकित्सा, पंचकर्म, संस्कृत, जो आयुर्वेद संहिता में ये चीजें थी उसको अलग अलग करके जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो ये आयुर्वेद का मूल है। उसी प्रकार से शारीर रचना, पूरा एनाटॉमी है जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। क्रिया शरीर, पूरी फिजियोलॉजी इसके अंतर्गत आती है। और अगतंत्र, पूरा टॉक्सिकोलॉजी, वो जो है इसके अंतर्गत पूरा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड से ये हमने जो है आपको एक भारत का नक्शा दिया है, यहाँ पर मैप है जिसमें कि डिफरेंट स्टेट को मैंने दिखाया है। ये इसलिए दिखाया है कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें बताऊंगा कि आपको डिफरेंट जो हमारे स्टेट है उसमें कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये देखिए हमने जो है एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया है कि किस स्टेट में कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस अभी फंक्शनिंग में है। जैसे आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पर 11 कॉलेज है आयुर्वेद के, असम में 3 है, बिहार में 6 आयुर्वेदिक कॉलेज है। इसी तरह से देखिए आप केरला में 60 आयुर्वेदिक कॉलेज है, मध्य प्रदेश में 80 प्लस है, महाराष्ट्र में 100 प्लस है, कर्नाटक में 40 प्लस है। नेक्स्ट स्लाइड सर।
आपको उड़ीसा हुआ, पंजाब में 50+ है, राजस्थान 10+, तमिलनाडु 15+, उत्तरांचल में 10+, उत्तर प्रदेश में 90+, वेस्ट बंगाल में 15+। तो ये जो है आपको लगभग 22-23 हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट्स है वहां पर जो है आपको डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर अभी फंक्शनिंग में है। और इन सबको जो है जो देखने के लिए अभी पहले सीसीआईएम था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जैसे पहले एमसीआई था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी के तर्ज पर जो है 1970 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना की गई थी, जो कि 71 से फंक्शनिंग में आया। तो अब उसको दोनों को डिजॉल्व कर दिया गया, एमसीआई को भी और सीसीआईएम को भी, और जो है अभी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग बन गया है जो कि एमबीबीएस के लिए, और उसी प्रकार से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग बना है जो कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी इन सबको जो है वो गवर्न करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट सर। हाँ, अब ये जो हम आपको अभी डिफरेंट बताए आपको मैंने, एफडी करने सॉरी बीएमएस करने के बाद किन किन ब्रांचेस में हम एमडी कर सकते हैं, और उस एमडी करने के बाद हम किन किन सेक्टर में अपने करियर को बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला देखिए, हेल्थ काउंसलर हम लोग बन सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद से फिर हम लोग एक आजकल पर्सनल डाइटिशियन का आजकल बहुत कंसेप्ट चला हुआ है। तो जैसे स्वस्तित्व वाला जो मैंने आपको बताया, उसको करने के बाद जो है हम लोग उस दिशा में भी जो है एज ए डायटेटिक्स जो है हम लोग अपना करियर बना सकते हैं। हम लोग योगा का सेंटर चला सकते हैं क्योंकि इसकी भी जो है पढ़ाई आयुर्वेद में होती है। हम कोई अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया रस शास्त्र और भेषज कल्पना, जहां पर की आयुर्वेद की जो दवाएं हैं उनको किस प्रकार हम मैन्युफैक्चर करें इसके विषय में बताया जाता है। उसके बाद से रिसर्चर, हम लोग जो डिफरेंट कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग की, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की, वहां पर एज ए रिसर्चर हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद से फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा पंचकर्मा होता है, जिसके करने के बाद जो है हम लोग अपना पंचकर्म का सेटअप डाल सकते हैं। उसी प्रकार से डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती है। तो इस प्रकार से जो है ये डिफरेंट हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसको कि हम लोग बीएमएस करने के बाद कर सकते हैं, और डिफरेंट फील्ड में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइंस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, आईटी, एजुकेशन, जो डिफरेंट स्पा और रिसोर्ट खुले हुए हैं वहां पर भी वो लोग आजकल जो भी 5 स्टार होटल्स वगैरह है या 7 स्टार होटल है, वो आजकल स्पा रिसोर्ट खोलते हैं, और वहां पर जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर की बहुत डिमांड है। उसी प्रकार से नर्सिंग होम्स, पंचकर्मा आश्रम, इस प्रकार के जो डिफरेंट कॉलेजेस है प्राइवेट के, वहां पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है जो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर भी हम उसको ज्वाइन करके अपने करियर को फ्लोरिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से। अब देखिए, हमने जो है एक चार्ट दिया है जिसमें कि स्टाइपेंड के बारे में है, और जो गवर्नमेंट हमारे सेक्टर है उसमें जो है क्या क्या सैलरी का स्ट्रक्चर है जो है, ये मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो ये जो है आपको देखिए, हम तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जो है, और जो भी यहाँ पर एमबीबीएस टीचिंग फैकल्टी हो या फिर एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर हो, उनमें और जो हमारी सैलरी है उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, जो एमबीबीएस में इंटर्न करते हैं और जो आयुर्वेद में इंटर्न करते हैं, लगभग दोनों का स्टाइपेंड जो है वो सेम है। उसी प्रकार जो रेजिडेंट डॉक्टर है, जो कि रेजिडेंट डॉक्टर मतलब जो एमडी या एमएस कर रहे हैं अभी, उनका ये स्टाइपेंड राजस्थान में 55,000 है, मध्य प्रदेश में 57,000 है, महाराष्ट्र में 54,000 है, झारखंड में 80,000, दिल्ली 80, बिहार में 85 है, छत्तीसगढ़ में 63 है। तो ये जो है पर मंथ जो है रिसर्च वर्क के लिए दिया जाता है। जो भी एमडी एमएस कर रहे हैं बच्चे, उनको अपने रिसर्च वर्क के लिए पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में उनको दिया जाता है। और जो स्पेशलिस्ट है, मतलब आपको जॉब में आ गए हैं, उनका जो है आपको मैंने ये सैलरी स्ट्रक्चर दिया है। और लगभग जो है जो एमबीबीएस करने के बाद जॉब मिलती है या फिर जो बीएमएस करने के बाद जॉब मिलती है, एमडी करने के बाद जॉब मिलती है, उनके पे स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। मैं बाकी स्टेट के बारे में विषय में नहीं जानता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लगभग जो है अब लगभग सारे स्टेटों में लगभग बराबर हो गया, कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग जो है सिमिलर है। नेक्स्ट स्लाइड सर। एक सेकंड। अब देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि कुछ दिन पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लगभग दो रोहित तीन जी, महीने रोहित जी एक जी सेकंड। सर। ये कॉल 10 मिनट या 9 मिनट में खत्म होगा, तो हम दूसरा जी लिंक सर। जो भेजे हैं उस पे जाएंगे। अभी आप कंटिन्यू हम्म। कीजिए, मैं दूसरा लिंक टाइप भी कर दूंगा। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, तो आप कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन
पहले ही जो है 2-3 महीना पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक गजट नोटिफाई किया था, जिसपे कि जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो बच्चे एमएस कर रहे हैं और जो बेसिकली सर्जरी में और आईएनटी में जिन्होंने एमएस किया है, उनके लिए उन्होंने सर्जरी को अलाउ कर दिया। और इसका काफी पूरे भारत में जो है विरोध हुआ था, उसके लिए आईएमए ने हड़ताल भी किया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी उसके विषय में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया और उनके हड़ताल के ऊपर, और उन्होंने जो नोटिफाई किया था उसको उन्होंने बरकरार रखा है। तो ये हमने एक आपको दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से टेक्निक्स है जिसमें कि आयुर्वेद में एमएस करने के बाद जो है बिल्कुल हम सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये हमारे जो सिलेबस बताया गया है उस सिलेबस के आधार पर ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल आप एमडी और एमएस करने के बाद बिल्कुल मॉडर्न का जो भी टेक्निक है उस टेक्निक को लेकर के हम सर्जरी कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में इसको बताया गया है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये भी उसी के कंटिन्यूएशन में है, जैसे कि देखिए इसमें दिखा रहे हैं आपको, देखिए लेप्रोटोमी दिया हुआ है, स्टोमिक का दिया हुआ है, वीडियो प्रेक्टोस्कोपी दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप वो अपेंडिसाइटिस कर सकते हैं, कोलिसिस्टोमी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर है उन सभी के जो है हाइड्रोसिल एवर्जन कर सकते हैं, इंट्रोकोस्टल ड्रेन ऑफ थोरोसिक ट्रॉमा, ठीक है, हर्निया का ऑपरेशन कर सकते हैं, वस्कुलर लाइगेशन हो, लाइगेशन ऑफ वर्सिकल है, वेरिकोज वेन है, इन सभी का जो है बिल्कुल फ्लोरिस के साथ, बिल्कुल कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल परमिट कर दिया है, बिल्कुल हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम थैंक्स करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये वो जनरल सर्जरी का था, और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा आईएनटी है उसमें भी जो है हमारे यहाँ एमएस होता है, और उस एमएस को करने के बाद जो है हम ये आई के संबंध में जो है ये डिफरेंट आपको सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको कि हम कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है परमिशन मिल गई है। नेक्स्ट स्लाइड सर। वो आइज का था, ये नोज एंड ईयर्स का है। ठीक है, नेजल सेप्टम सर्जरी जिसको कि सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, नेजल पॉलिप पॉलिसेक्टोमी है, डिफॉर्म नोज है जिसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो ये आपको नोज एंड ईयर का हो गया। उसी प्रकार से ईयर्स के लिए स्पेशली जो है आपको लिबुलोप्लास्टी है, ठीक है, मैरिंजोटॉमी है, और ये सब जो है मेस्टोइडेक्टोमी है। तो ये सब सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम लीगली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो एक तरह से ये इसके बाद कौन सी नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है सर? हाँ, तो ये जो है एक तरह से एक संक्षिप्त में जो है मैंने आपको बताया कि जो हमारा आयुर्वेद है जो है उसमें मॉडर्न के साथ बिल्कुल कोलैबोरेट करके जो है एक सिलेबस को डेवलप किया गया है। इसमें कि हम आयुर्वेद के साथ साथ जो भी हमारी मॉडर्न टेक्निक्स है, जहां पर कि जहां भी हमें लगता है कि नहीं आयुर्वेद में कोई कमी रह गई है, चाहे वो पैथोलॉजी के मामले में हो, जहां पर कि हम मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ टेक्निक्स बताई गई हैं और जो आज मॉडर्न की टेक्निक्स है, चाहे वो एक्सरे हो या डिफरेंट पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, उसको भी हमें अडॉप्ट करते हैं, उसकी भी हमें जानकारी दी जाती है, ताकि कहीं भी डायग्नोसिस में जो डिजीज की डायग्नोसिस है उसमें कहीं भी हमें कोई कमी न रह जाए डायग्नोसिस बनाने में हमारी। तो हम आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स को भी अपने यहाँ अडॉप्ट करते हैं, जिसके कारण जो है हम अब इसको हम अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे कि उनसे हमारा बेटर जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि हम दोनों टेक्निक्स को एक साथ कोलाबरेट करके और फिर जो है हम चिकित्सा को ट्रीटमेंट को परफॉर्म करते हैं। रोहित जी, तो आज, हाँ जी सर। हाँ रोहित जी, ये बताइएगा कि संस्कृत का ज्ञान कितना फायदेमंद है या कितना जरूरी है? देखिए सर, आजकल चाहे वो सीबीएसई का कोर्स हो चाहे आईसीएसई बोर्ड का कोर्स हो, दोनों में जो है क्लास 8 तक संस्कृत पढ़ाया जाता है सर। तो वो जो संस्कृत है उसमें बेसिक जो ग्रामर्स वगैरह उनकी शिक्षा दे दी जाती है, उनको बता दिया जाता है सर। उतना जो है नॉलेज काफी है सर इसमें आयुर्वेद में जो है पढ़ने के लिए। जो हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ाते हैं सर, उसमें हमारा एक संस्कृत का भी सिलेबस है, जिसके अंतर्गत हम जो है आपको जो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है, उसको 1 साल पढ़ाते हैं, जिससे कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश संस्कृत नहीं पढ़ पाया है तो वो भी उसको इजिली जो है समझ जाता है, ताकि उसको आयुर्वेद के जो, क्योंकि आयुर्वेद के जो टेक्स्ट है वो मेनली जो है आपको
संस्कृत में ही है, लेकिन आजकल तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सारे टेक्स्ट इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो कि लेकिन उनका जो मूल श्लोक है वो संस्कृत में है। तो उसको सर समझने के लिए जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है, बीएमएस फर्स्ट ईयर का, उसमें जो है हम लोग 1 साल तक संस्कृत व्याकरण और साथ ही साथ जो और डिफरेंट संस्कृत की टेक्स्ट है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, उसको हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और हमारे यहाँ जो पीसीबी से बच्चे आते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं रहती है। शुरू के 1-2 महीनों में थोड़ी सी उनको समस्या जाती है, बेसिकली इसलिए जाती है सर कि वो लोग साइंस स्ट्रीम से आते हैं और एकाएक जो संस्कृत से उनका जो एक तरह से पाला पड़ता है सर, तो वहां पर थोड़ा सा जो है उनको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है। लेकिन 2 से 3 महीने में फिर धीरे धीरे जो है वो समझने लगते हैं, फिर श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने लगते हैं। तो इसमें संस्कृत कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है सर, वो इजिली जो है वो हैंडल हो जाता है सर। जी, अब आप एडमिशन के बारे में जो बोलना चाह रहे थे बोलिए। हाँ जी सर। अब सर आते हैं सेकेंड पार्ट, एडमिशन। इन आयुर्वेदिक कॉलेजों में एडमिशन कैसे होगा सर? तो देखिए सर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का कॉलेज हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज हो सर, तो पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं सर। तो वहां पर जो एमबीबीएस का कट ऑफ जाता है सर, सपोज दैट सर इस साल अगर बिहार में एमबीबीएस का कट ऑफ जाता है सपोज दैट 600, ठीक है, तो आयुर्वेद का जो एडमिशन शुरू होगा सर वो 595 के आसपास स्टार्ट हो जाता है, और वो आपको आकर के 560 या फिर 570 के आसपास जो है क्लोज हो जाता है सर। तो कंपटीशन काफी टफ है सर, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है सर। तो इसमें लगभग एमबीबीएस से थोड़ा ही नीचे कट ऑफ 2-3 नंबर ही कट ऑफ नीचे जाता है सर, उससे ज्यादा कट ऑफ नीचे नहीं। ये गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर रहे हैं सर। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है सर, उसमें तो जो वो भी स्टेट काउंसिलिंग से ही होता है, जो भी स्टेट है उसकी, वो प्राइवेट कॉलेजों में जिस स्टेट में जो कॉलेज है वहाँ काउंसिलिंग कराती है, जो भी नीट में बच्चे अपीयर होते हैं, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है, थोड़ी क्या काफी नीचे जाती है। उसमें यदि बच्चा क्वालिफाई कर गया है नीट को, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लाता है, तो उस आधार पर भी जो उसको कोई ना कोई कॉलेज जो है वो मिल जाता है, जहां पर कि वो इजिली एडमिशन लेकर के और अपना जो है आपको आयुर्वेद का एजुकेशन ले सकता है सर। तो मोटा मोटी सर यही इसका आपको एडमिशन का प्रोसीजर है कि इसमें एडमिशन नीट के काउंसिलिंग के थ्रू ही होता है। इसमें ऐसा नहीं कि प्राइवेटली कोई एडमिशन ले लेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। नीट में मिनिमम आपको क्वालिफाई होना जरूरी है प्राइवेट कॉलेज के लिए, और गवर्नमेंट के लिए जो है थोड़ा सा उसका जो कट ऑफ है वो काफी ऊपर जाता है। एमबीबीएस से ज्यादा नहीं तो 4 नंबर ही कम रहता है सर। सब जो तिवारी जी पूछे थे उस सबका जवाब दीजिए, और बच्चे आप लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करो। हेलो। हाँ हाँ, विनोद भाई पूछो। हाँ, नमस्कार नमस्कार रोहित जी। मैं हाँ विनोद नमस्कार बात कर सर। रहा हूँ। जी सर। सर, मेरे को एक जानकारी चाहिए थी कि मेरे हाँ एक सीनियर हैं, वो उनका खुद का अपना ये फार्मास इसमें मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ तो हाँ वो बिल्कुल। अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स कराना चाहते हैं। तो हम्म। ऐसे कुछ कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें जो उनके एम्प्लॉयज जो इस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं है बट उनके यहाँ हम्म पे कार्यरत है, और उनको हम्म वो एक सर्टिफाइड शॉर्ट कोई कोर्सेज इन आयुर्वेदा हम्म। ऐसा वो कराना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सर। सर इसका ऐसा कोई कोर्स तो फिलहाल नहीं चल रहा है सर, ठीक है। इसमें मिनिमम बीएमएस करने के बाद जो है आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली डी फार्मा वगैरह करके भी हो सकता है सर, डी फार्मा करने के बाद। लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है सर, ऐसा डी फार्मा एक होता है सर, यहाँ से आपको झारखंड में साहिबगंज है सर, वहां से डी फार्मा का कोर्स होता है सर, आयुर्वेद में डी फार्मा सर। फिलहाल मेरी जानकारी में एक साहिबगंज में है सर, जहां पर कि डी फार्मा का कोर्स फिलहाल में संचालित हो रहा है। और अभी कहीं में, और हाँ सर, जामनगर में भी है सर, जो जामनगर है सर, वहां भी जो है डी फार्मा का कोर्स संचालित होता है। ये 2 जगह मेरे नॉलेज में है सर, जहां से कि आप एडमिशन ले करके इंटरमीडिएट के बाद जो है, और आप उसमें करके अपना खुद का जो है दवा बना सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, जी सर, मैं बोल रहा था कि जैसे कि कट ऑफ मार्क्स से किसी का कम रहा हम्म। तो वो प्राइवेट के लिए चूज करेगा, तो प्राइवेट कॉलेज कैसे चूज करना? और हम्म। देखिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए है कि उसमें ये चीज देखनी चाहिए प्राइवेट कॉलेजों में कि कौन सा कॉलेज जो है क्या कितने क्या कितने, प्राइवेट हाँ कॉलेज चूज? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको
कि प्राइवेट कॉलेज चूज करते समय थोड़ा सा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना रेपुटेड कॉलेज है। जैसे कि आपको साउथ में कई ऐसे कॉलेज हैं जो कि काफी गवर्नमेंट से भी अच्छे चल रहे हैं, वो जैसे हासन का जो कॉलेज है कर्नाटक में, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में पोद्दार कॉलेज है। ये सब ऐसे कॉलेज हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर में होते हुए भी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा जो है, लेकिन उसमें भी एडमिशन जो है आपको थोड़ा कट ऑफ, आपका मार्क्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी उन कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है। बाकी ऐसे आप इस चीज को देखिए कि कम से कम 10 से 12 साल पुराना जो है कॉलेज हो प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां पर आपको फैकल्टी अच्छी मिल जाएगी। क्योंकि जो नए कॉलेज खुलते हैं वहां पर फैकल्टी थोड़ी नई रहती है, तो थोड़ा सा समस्या जाती है। लेकिन आप जो है जो पुराने कॉलेज हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी। यही है कॉलेज चूज करने का कि कम से कम 10-12 साल पुराना कॉलेज हो। आजकल तो नए कॉलेज भी खुल रहे हैं, वो भी काफी अच्छे कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी पुराने कॉलेज को थोड़ा प्रेफर करना चाहिए। जनरली हेलो कितना सर। मेरा एक पर्सनल आप रवि पूछो आप। था कि सर लमसम फी कितनी हो सकती है? अ, हाँ, नहीं, पहले रवि अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बोलिए रवि, प्राची क्या एक क्वेश्चन था सेकंड आपका? रुकना बेटी, प्राची रवि आप पूछो। सर सर मैं बोल रहा था कि एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे था कि शायद आप अपने नॉलेज के अनुसार कुछ कॉलेज का लिस्ट थोड़ा सा शेयर करते, जो कि हाँ बेटर किस हो और स्टेट वहाँ के पे लिए, किस एडमिशन हो स्टेट जाए, के लिए बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मार्क्स भी अच्छा रहे। नहीं नहीं, किस स्टेट से आप करना चाहते हैं, अगर स्टेट का बिहार, नाम यूपी। बताएंगे। बिहार, यूपी। जी जी। तो देखिए हाँ यूपी में जैसे एक कि कासगंज कॉलेज है। बिहार में। हाँ, बिहार में देखिए, बिहार में सबसे अच्छा प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज जो है आपको सिवान का आयुर्वेदिक कॉलेज है, ठीक है। जो सिवान में आयुर्वेदिक कॉलेज है वो प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छा कॉलेज है, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है फिलहाल दो जगह एडमिशन है, एक पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय। अभी बिहार सरकार के 3 आयुर्वेदिक कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट ईयर से दरभंगा का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने काफी प्रयास किया है, वो स्टार्ट हो जाएगा आपको। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बढ़िया कॉलेज जो है फिलहाल में आपको सिवान आयुर्वेदिक कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में बिहार में। और यदि आप यूपी की बात करते हैं तो उसमें 2-3 कॉलेज मेरे नॉन में है, जो कि मैं उसको विजिट भी किया हूँ, मैं गया भी हूँ। जैसे कि आपको एक अलीगढ़ में जीवन ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो काफी बढ़िया कॉलेज है। वहां पर आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से एक कासगंज में आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी है, पति पत्नी दोनों, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो वहाँ भी बहुत अच्छी फैकल्टी है, और वहाँ भी आप आयुर्वेद के साथ साथ एमबीबीएस का भी सीखने के लिए जो है आपको बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पर। तो ये दो के विषय में मुझे जानकारी है, जो कि काफी अच्छे हैं दोनों, और वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सर एक आप एसडीएम हसन के बारे में बता रहे थे, मैं भी हाँ, सर्च वो किया था तो कर्नाटक वो में है, कैसे? वो कर्नाटक में है, वो भी मतलब इंडिया लेवल का कॉलेज है, वो बहुत फेमस कॉलेज है। ठीक है, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका वहाँ अलग से उसका निकलता है, साइट पे जाइएगा, देखिएगा हासन के साइट पर कब वो काउंसलिंग कराते हैं, तो उस काउंसलिंग में आप जा करके और एडमिशन, अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा तो आप एडमिशन इजिली ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राची आप पूछो बेटी। थैंक यू सर। मुझे जानना था कि आयुर्वेदा कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में लमसम फी क्या हो सकती है? देखिए फीस जो है वो हर कॉलेज की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आप यूपी की बात करेंगी, तो वहां पर यूपी गवर्नमेंट ने ही फीस को निर्धारित कर दिया है, शायद 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में पर ईयर की फीस है, ठीक है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ बिहार का भी जो है यहाँ पर फी फिक्सेशन है, उससे ज्यादा फीस जो है आयुर्वेदिक कॉलेज वाले नहीं ले सकते हैं। तो ये हर स्टेट में जो है लगभग हर स्टेट में आपको जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है उसने फीस निर्धारित किया हुआ है, उससे ज्यादा फीस। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी जो है आपको मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में, अकॉर्डिंग टू कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से उसने वहां पर फीस को निर्धारित किया हुआ है। तो यही लगभग फी स्ट्रक्चर है, हर स्टेट ने जो है अपना अपना कॉलेज के हिसाब से जो है उसको निर्धारित करके रखा हुआ है, उससे ज्यादा कोई कॉलेज नहीं ले सकता है। रोहित जी आपको थैंक पता यू है सर। कि आई एम सॉरी प्राची, बोलो बेटा, आई एम सॉरी। हाँ सर, फॉरेन में इसका कोई स्कोप है क्या? फॉरेन में बहुत स्कोप है, जो डिफरेंट आपके संस्थाएं हैं, जैसे आपको श्री आयुर्वेद है, और आपको ये परमार्थ निकेतन है, इस तरह से कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि उसमें
अपना पतंजलि है, पतंजलि के भी बहुत सारे फॉरेन में जो है ब्रांचेज हैं जहाँ पर कि डॉक्टर्स जो है वो अपना काम दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा स्कोप है। जर्मनी हो गया, आपको इटली हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका में बहुत सारे स्कोप हैं इसके। ओके, सर थैंक यू इसी सर। बात पे एक क्वेश्चन था कि पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज भी है एक हरिद्वार में। हाँ बिल्कुल है। सर तो वो कैसा कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन वगैरह अगर नहीं, किसी बहुत अच्छा आपको कॉलेज है। अगर आयुर्वेद वास्तव में आपको सीखना है तो पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फैकल्टी बहुत अच्छी है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है, पूरे भारत से लोग जाते हैं वहाँ पर इलाज के लिए। तो बहुत अच्छा कॉलेज है वो, कैंपस बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। तो पतंजलि में क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? वो भी प्राइवेट कॉलेज है सब जो? सर पूरे भारत में एक ही क्राइटेरिया है सर, नीट आपको क्वालिफाई होना चाहिए सर। जब तो तक आप नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे सर, आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा सर। ये लगभग 2 सालों से 3 सालों से यही चल रहा है सर। तो रवि रंजन या जो लोगों ने भी नीट का एग्जाम दिया है, तो आपको ज्यादा हाँ मालूम होगा इसके बारे में, तो आप जी। बता सकते हैं बाकियों को कि इस बार नीट क्वालिफाई का मतलब क्या है? नीट यस क्वालिफाई सर, नीट मतलब क्वालिफाई का मार्क्स इस बार 138 था जनरल के लिए हम्म। और 137 था ओबीसी के लिए शायद, और ऐसा ही बस वही 5 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे ही अप डाउन था। ठीक है। तो जैसे ही अभी आयुर्वेद की काउंसलिंग शुरू होगी तो आप जो है उस काउंसलिंग में जा करके और कॉलेज चूज करना होता है, तो उसमें आप जैसे एमबीबीएस में कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आता है ना, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी आते हैं ऑप्शन। तो आप ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके कॉलेज चूज कर लीजिए, जो भी आपका चॉइस है। तो अब जैसा आपका मार्क्स होगा उस हिसाब से आपको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था कि आयुर्वेद कॉलेज सिवान और हम्म, वर्सेस पतंजलि हरिद्वार, दोनों में बेटर कौन है पतंजलि। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई के वगैरह सब? इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई और वगैरह सब? नंबर ऑफ पेशेंट, पढ़ाई तो लगभग सब जगह एक ही कोर्स है तो एक ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल के मामले में जो है पतंजलि फार बेटर। ओके सर, थैंक यू। प्राची तुम कुछ पूछ रही थी। हाँ सर, सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए आंसर। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, बच्चों ने सवाल पूछा था फीस के बारे में। जी तो सर। वो कोई ऐसी जगह है जहां पर हम जाके देख सकें? अलग अलग कॉलेजों के इंटरनेट पर जाने से तो पता चलेगा कि उनकी फीस कितनी हम्म है, हम्म लेकिन हम्म कोई हम्म। ऐसी जगह है जहां पर जाके देख सकें, कंपेयर कर सकें कि हसान की इतनी है और सिवान वाली इतनी है और हरिद्वार वाली इतनी है? देखिए सर, सबसे कम फीस जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है सर। बाकी स्टेट से हम्म। सबसे कम फीस मध्य प्रदेश में है सर, उससे कम फीस कहीं नहीं है सर। अच्छा। अच्छा, और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं? कुछ अच्छे कॉलेजेस जो हैं, कुछ याद है, आपको मालूम है? मध्य हाँ, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में सबसे मोस्टली कॉलेज हैं सर, प्राइवेट अच्छा। सेक्टर में। अच्छा। तो जैसे आपको वहाँ का शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर में है। हम्म। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हम्म। उसी प्रकार से यहाँ पर है एक भोपाल में जो है, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी काफी अच्छा कॉलेज है भोपाल का और बहुत अच्छा। पुराना कॉलेज है वो। हम्म। वहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेज में एमडी और एमएस भी है। तो ये भोपाल और इंदौर में ही मोस्टली कॉलेज है सर। ऐसे तो मंदसौर में भी है, आपको ग्वालियर में है, जबलपुर में है, रीवा में है। तो इस तरह से काफी जगह है, लेकिन भोपाल और इंदौर जो है वो सबसे ज्यादा है सर। हम्म। हेलो हाँ सर, बोलिए। पूछ लीजिए। सर एक बात जाननी थी कि हाँ बताइए। कॉलेजेस के साथ साथ सेशन भी जानना जरूरी होता है कि किस यूनिवर्सिटी का अलग अलग जगह पे सेशन किस तरह से लेट है कि ऑन टाइम है, तो सर उसके बारे में कैसे पता चलेगा? अब ये क्योंकि सेशन का तो देखिए, अब ऐसा कोई नेचुरल, जैसे अभी कोविड आ गया तो कोविड के चक्कर में लगभग सारी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हो गया। हाँ, ठीक है, लेकिन अब आजकल सेशन लेट इसलिए नहीं हो रहा है कि लगभग हर स्टेट में जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई है।
अब पहले वाला सिस्टम रहा नहीं है। जैसे बिहार में भी जो है आपको AKU है, आयुर्वेदा नॉलेज यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, जिससे कि सारे टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वो जुड़ गए हैं। आपको पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उससे हो गया। उसी प्रकार से अभी यूपी की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वहां पर आपको गोरखपुर में जो है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन कर दिया। आपको महाराष्ट्र में भी आपको ही पता है कि वहां पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक में भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो सेशन लगभग जो है वो ठीक है। बिहार में थोड़ा सा जो बिहार यूनिवर्सिटी है और जो दरभंगा यूनिवर्सिटी है उसका, दरभंगा का तो फिर भी ठीक है। बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो थोड़ा सा लेट है, काफी लेट है बिहार यूनिवर्सिटी का। सर प्राइवेट में एडमिशन लेते समय उस चीज को एक बच्चों को कंसिडर करना होगा, क्योंकि हाँ। एक साल सेशन लेट बहुत मायने रखता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अब वो किसी के हाथ में नहीं है कि अब क्या। उस समय तो यही देखा गया चलिए हमें कोर्स करना है, अब किसी कारणवश या जो भी कहिए, लेकिन अब लगभग हर स्टेट में नहीं ठीक हो गया है। कोरोना में तो सब जगह डिले हुआ है। हाँ, लेकिन उसमें ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है जनरल 4.5 साल का कोर्स है, लेकिन वो 5 साल हो ही जाता है। हाँ, वो तो एडमिशन लेते भी तो 6 मंथ कुछ महीने अलग अलग काउंसलिंग टाइम में निकल जाते हैं। जी सर। सर मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर से अगर नीट देने का ट्राई करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे होता है कि बॉन्ड साइन करना पड़ता है और फिर उसका देखिए कुछ कुछ स्टेट में है, जैसे आपको वहां पर जो है शायद 5 लाख या समथिंग का बॉन्ड भरवाया जाता है, जो कि आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें शायद एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट भी है कि अगर आपका ग्रेजुएशन होता है तो उसमें इस तरह का कोई नहीं लेना है। और बिहार सरकार में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है फिलहाल में। यहाँ पर अभी इसी साल जो लास्ट ईयर जो नीट में बच्चे BMS में एडमिशन लिए थे, उसमें से कई बच्चों का जो है इस बार MBBS में सिलेक्शन हो गया है। सर तो अगर प्राइवेट में एडमिशन करवाते जैसे पतंजलि हरिद्वार में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे क्या ऐसा होएगा? क्योंकि मैंने सर्च किया था तो उसमें था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो टोटल 5 ईयर की फी होती है वो पूरा का पूरा वो लोग ले लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें आपको केवल फर्स्ट ईयर की जब एडमिशन लेंगे तो आप फर्स्ट ईयर की फीस ही ना सबमिट करेंगी, हाँ। आप सेकेंड ईयर की फीस तो देगी नहीं। और प्राइवेट में तो आप जब मन तब छोड़ के जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। उसमें कोई आपको पूछने वाला नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। बस आपका वहाँ छोड़ने के बाद जो है आपको वहां से माइग्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा वहां पे, तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया था वहां से आपको माइग्रेशन लेना पड़ेगा फिर दूसरी जगह एडमिशन लेने के लिए। बस यही है, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अगर BMS को कैसे देखते हैं? तो देखिए, अब किसी कोर्स की तो हम कंपेरिजन तो नहीं कर सकते हैं, मैं अपने ही बारे में बता सकता हूँ, लेकिन BDS से जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आयुर्वेद में ज्यादा है। करियर को फ्लोरिश करने का अपॉर्चुनिटी जो है वो BDS से आयुर्वेद में ज्यादा है। बस इतना ही शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ।